दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक ही रात में भारत के 5 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में धमाके होने वाले हों और किसी को इसकी भनक तक ना हो तो क्या होगा। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होंगे। कोई नौकरी से लौट रहा होगा, कोई परिवार के साथ बाजार में घूम रहा होगा, कोई स्टेशन पर ट्रेन पकड़ रहा होगा। लेकिन उसी भीड़ के बीच मौत छिपी बैठी हो, टिक टिक करती हुई। लेकिन देश के सुरक्षा तंत्र के भीतर एक व्यक्ति को यह एहसास हो चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आधी रात एक बेहद सीमित लेकिन खतरनाक इनपुट मिला था। सूचना सिर्फ इतनी थी कि सीमा पार से 5 प्रशिक्षित आतंकी भारत में दाखिल हुए हैं और उनका लक्ष्य कई शहर हो सकते हैं। लेकिन अनुभवी दिमाग समझ चुका था कि जब सूचना इतनी कम हो और खतरा इतना बड़ा लगे तब मामला साधारण नहीं होता। अजीत डोभाल ने तुरंत मीटिंग बुलाई। कमरे में मौजूद अधिकारियों ने पूछा कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य घुसपैठ हो सकती है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर ये सामान्य होता तो इतनी खामोशी नहीं होती। उन्होंने आदेश दिया कि सीमा, रेलवे नेटवर्क, होटल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और स्थानीय इंटेलिजेंस को तुरंत सक्रिय किया जाए। उनका मानना था कि आतंकवादी बंदूक से कम और भीड़ के बीच छिपकर ज्यादा खतरनाक बनते हैं। उधर देश सो रहा था, लेकिन दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। हर मिनट की देरी हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी और यही वजह थी कि अजीत डोभाल ने पहली ही ब्रीफिंग में कहा कि हमें सिर्फ आतंकियों को पकड़ना नहीं है, हमें उनके इरादे को समझना है। उधर नियंत्रण रेखा के पास 5 परछाइयां अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। उनका नेतृत्व अब्दुल रशीद कर रहा था, जो कई बार प्रशिक्षण शिविरों में ऐसे ऑपरेशन कर चुका था। उसके साथ जावेद, फारूक, इमरान और करीम थे। इनके बैगों में कपड़े नहीं बल्कि प्लास्टिक विस्फोटक, डिजिटल टाइमर, नक्शे, नकली दस्तावेज और कोडेड नंबर थे। सीमा पार करना इनके मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था, क्योंकि भारतीय सेना की निगरानी लगातार बढ़ चुकी थी। उन्होंने बर्फीले रास्ते चुने, जहां इंसान कम और खतरा ज्यादा होता है। कांटेदार तार काटने में कुछ मिनट लगे, लेकिन वही कुछ मिनट इनके लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। तभी दूर से सेना की पेट्रोलिंग गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। 5 जमीन पर लेट गए, चेहरे बर्फ में दबा दिए और सांसें रोक लीं। गाड़ी करीब आई, एक जवान नीचे उतरा। उसने आसपास टॉर्च घुमाई, कुछ कदम आगे बढ़ा और अचानक रुक गया। अब्दुल ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू कस लिया। अगर जवान 2 कदम और बढ़ता तो शायद मुठभेड़ तय थी। लेकिन तभी वायरलेस पर आवाज आई और जवान वापस गाड़ी में बैठ गया। वाहन आगे बढ़ गया। 5 ने राहत की सांस ली, मगर अब्दुल ने वही कहा कि भारत की पहली दीवार पार हुई है, अब असली लड़ाई शहरों में होगी। यही वो सोच थी जो आतंकवाद को खतरनाक बनाती थी। वे जानते थे कि सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, लेकिन शहरों में आम लोग असुरक्षित होते हैं। दूसरी तरफ अजीत डोभाल को सीमा सेक्टर से पेट्रोलिंग रिपोर्ट मिली कि कुछ असामान्य मूवमेंट महसूस हुआ था। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उन्होंने तुरंत उस रिपोर्ट को सामान्य कहकर बंद करने से मना किया और आदेश दिया कि पिछले 48 घंटे की हर संदिग्ध गतिविधि फिर से जांची जाए। सुबह होने से पहले ये 5 जम्मू पहुंच चुके थे, जहां उनका स्थानीय संपर्क इंतजार कर रहा था। वो ऐसा आदमी था जिसने पैसों के लिए अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपने देश से विश्वासघात कर दिया था। उसने उन्हें नए कपड़े, अलग अलग राज्यों के नकली पहचान पत्र, मोबाइल सिम और ट्रेन टिकट दिए। योजना ये थी कि 5 अलग अलग यात्रियों की तरह देश के भीतर फैल जाएंगे। जावेद को मुंबई भेजा गया, फारूक को बेंगलुरु, इमरान को कोलकाता, करीम को चेन्नई और अब्दुल खुद दिल्ली में रुकने वाला था। ट्रेन में बैठते समय हरेक को निर्देश मिला कि किसी से बात कम करना, मोबाइल सीमित इस्तेमाल करना और शक होते ही पहचान बदल देना। आतंकवादी सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि धैर्य और छिपने की कला से काम करते हैं। इसी बीच अजीत डोभाल की टीम रेलवे डेटा खंगाल रही थी। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों से निकले अचानक बुक हुए टिकटों की सूची मांगी, नकली आईडी पैटर्न देखे और अलग अलग दिशाओं में एक साथ निकले संदिग्ध यात्रियों को चिन्हित करने की कोशिश शुरू की। कई अधिकारियों को यह तरीका धीमा लगा, लेकिन डोभाल जानते थे कि आतंकवादी भागते समय गलती करते हैं और सिस्टम अगर धैर्य रखे तो वो गलती पकड़ी जा सकती है। एक रिपोर्ट में 5 अलग अलग नाम सामने आए, जिनकी बुकिंग अलग अलग थी, लेकिन आधार सत्यापन में सूक्ष्म विसंगतियां थीं। अभी सबूत नहीं था, मगर शक मजबूत हो चुका था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि संबंधित शहरों की पुलिस को बिना दहशत फैलाए अलर्ट किया जाए। दिल्ली पहुंचकर अब्दुल ने सबसे पहले भीड़ का अध्ययन किया। उसने एक व्यस्त बाजार चुना, जहां परिवार, पर्यटक और दुकानदार बड़ी संख्या में आते थे।
उसके लिए ये सिर्फ लोकेशन नहीं थी, बल्कि अधिकतम दहशत का गणित था। शाम होते होते वो एक बैग लेकर बाजार में घुसा, धीरे धीरे दुकानों के पीछे गया और एक संकरी जगह पर बैग रखकर टाइमर सेट करने लगा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया और आवाज लगाई। अब्दुल कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला कि वो ग्राहक है, लेकिन गार्ड उसकी बेचैनी समझ चुका था। जैसे ही गार्ड बैग की तरफ बढ़ा, अब्दुल ने उसे जोर से धक्का दिया और भाग निकला। बाजार में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गार्ड को बैग संदिग्ध लग चुका था। उसी समय स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। उधर अजीत डोभाल को जब यह खबर मिली, उन्होंने तुरंत कहा कि ये अलग घटना नहीं हो सकती। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। वीडियो में एक चेहरा दिखा, कुछ सेकंड के लिए साफ। डोभाल ने स्क्रीन रोककर कहा कि यही कड़ी है। उन्होंने आदेश दिया कि इस चेहरे को रेलवे डेटा, होटल रिकॉर्ड और सीमावर्ती इनपुट से मिलाया जाए। कई बार जांच एजेंसियां घटनाओं को अलग अलग देखती हैं और वही गलती होती है, लेकिन उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि अगर दिल्ली में बैग मिला है तो दूसरे शहर भी खतरे में हैं। उसी क्षण मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई को उच्च सतर्कता पर डाल दिया गया। देश को अभी कुछ पता नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे राष्ट्रीय स्तर का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। मुंबई में जावेद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचा, जहां हर मिनट हजारों लोग आते जाते थे। उसने भीड़ का फायदा उठाकर प्लेटफॉर्म के पास बैग सरकाया और सामान्य यात्री की तरह चलने लगा। तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे रोककर पूछा कि वो बार बार पीछे क्यों देख रहा है। जावेद ने झूठ बोला कि उसका रिश्तेदार पीछे रह गया है। पुलिसकर्मी कुछ पल उसे देखता रहा और फिर दूसरी दिशा में चला गया। जावेद बच निकला, लेकिन उसका चेहरा कैमरे में दर्ज हो चुका था। बंगलुरु में फारूक ने एमजी रोड के एक मॉल को चुना। उसने लिफ्ट क्षेत्र के पास बैग रखा, जहां लोग लगातार ऊपर नीचे जा रहे थे। कोलकाता में इमरान हावड़ा ब्रिज के पास भीड़-भाड़ वाली सड़क के किनारे बैग छिपाकर निकला, जबकि चेन्नई में करीम ने मरीना बीच के आसपास रात के समय कम निगरानी वाले हिस्से को चुना। ये सब अलग अलग शहरों में हो रहा था, लेकिन कमांड सेंटर में अजीत डोभाल अब तस्वीर जोड़ चुके थे। 5 शहर, 5 संदिग्ध, भीड़-भाड़ वाली जगहें और लगभग एक ही समयावधि। आदेश दिया गया कि हर शहर के बम निरोधक दस्ते तैयार रहें। रेलवे स्टेशन, मॉल, पुल, बाजार और समुद्र तटीय क्षेत्रों के कैमरे तुरंत स्कैन किए जाएं। कई राज्यों के बीच समन्वय आसान नहीं होता, क्योंकि हर एजेंसी का अपना ढांचा होता है, मगर डोभाल ने व्यक्तिगत रूप से कॉल कर अधिकारियों को जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस समय अधिकार क्षेत्र नहीं, जिम्मेदारी देखो। पूरे सिस्टम को दिशा दे रही थी। रात गहराती जा रही थी और आतंकवादी दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस में मिलने वाले थे। ये उनकी योजना का हिस्सा था। बम लगाकर वो फिर एक जगह इकट्ठा होंगे, कुछ घंटे छिपेंगे और फिर नए रास्तों से निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब उनका पीछा शुरू हो चुका था। दिल्ली सीसीटीवी से मिले चेहरे को होटल एंट्री डेटा से मिलाया गया और एक नकली नाम से किराए पर लिया गया वाहन सामने आया। उस वाहन की आखिरी लोकेशन फार्म हाउस के पास मिली। अजीत डोभाल ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने विशेष टीम को लेकर तुरंत घेराबंदी का आदेश दिया। रात के अंधेरे में फार्म हाउस चारों तरफ से घेर लिया गया। अंदर 5 मौजूद थे और खुद को सफल मानकर जश्न मना रहे थे। जैसे ही बाहरी हलचल महसूस हुई, अब्दुल ने हथियार उठाया और फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई हुई। गोलियों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर दी। फारूक बाहर भागने की कोशिश में घायल हुआ। इमरान को टीम ने दबोच लिया। जावेद को भागते समय पकड़ लिया गया, लेकिन अब्दुल और करीम पीछे के रास्ते जंगल की तरफ निकल गए। अजीत डोभाल ने सबसे अहम आदेश दिया कि जितना संभव हो इन्हें जिंदा पकड़ो, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है। अगर लोकेशन और टाइमर कोड नहीं मिले तो शहरों में रखे बम लाखों लोगों के बीच फट सकते थे। करीम थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा और पकड़ा गया, जबकि अब्दुल कुछ देर तक अंधेरे का फायदा उठाकर भागता रहा। आखिरकार घने जंगल में घेराबंदी के बाद उसे भी काबू में कर लिया गया। जब उसे वापस लाया गया तो घड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी। बमों के फटने में सीमित घंटे बचे थे। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन वे पहले चुप रहे। अजीत डोभाल ने समझ लिया कि बल से ज्यादा असर मनोविज्ञान करेगा। उन्होंने एक एक को अलग किया, उनके बयान मिलाए, झूठ पकड़े और बताया कि उनके बाकी साथी सब बोल चुके हैं। दबाव बढ़ता गया। सबसे पहले घायल फारूक टूटा। उसने शहरों के नाम बताए। फिर जावेद ने प्लेटफॉर्म की जानकारी दी, मगर सटीक लोकेशन, कोड और टाइमर सेटिंग अब्दुल के पास थी। कुछ देर तक वो मुस्कुराता रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका नेटवर्क खत्म हो चुका है और योजना असफल हो रही है, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। दिल्ली में बाजार की दुकान के पीछे कूड़ेदान, मुंबई में प्लेटफॉर्म के नीचे, बेंगलुरु में लिफ्ट शाफ्ट क्षेत्र,
कोलकाता में पुल के पास सर्विस लाइन और चेन्नई में बीच किनारे दबा बैग। साथ ही उसने कोड और सुरक्षा ट्रिगर भी बताए। अजीत डोभाल ने तुरंत सभी शहरों में संदेश भेजा। अब एक मिनट की कीमत है। बम निरोधक टीमें रवाना हो चुकी थीं। शहरों को बिना घबराहट खाली कराया जा रहा था। देश के 5 बड़े शहरों में सुबह होने से पहले एक अदृश्य जंग शुरू हो चुकी थी। आम लोगों को सिर्फ इतना पता था कि कुछ जगहों पर अचानक पुलिस पहुंच गई है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं और अधिकारियों के चेहरे पर असामान्य तनाव दिखाई दे रहा है। लेकिन असली वजह केवल कुछ चुनिंदा लोगों को मालूम थी। अजीत डोभाल के कंट्रोल रूम से एक साथ 5 शहरों में निर्देश जा चुके थे। हर सेकंड की रिपोर्ट दिल्ली पहुंच रही थी और हर मिनट की देरी खतरे को बढ़ा सकती थी। अब मामला आतंकियों को पकड़ने से आगे बढ़ चुका था। अब सवाल था कि क्या लाखों लोगों की जान समय रहते बचाई जा सकेगी। दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बाजार में सबसे पहले बम निरोधक दस्ता पहुंचा। दुकानदारों को तुरंत बाहर निकाला गया, ग्राहकों को बिना घबराहट फैलाए दूर भेजा गया और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका खाली करा दिया गया। जिस कूड़ेदान के पीछे बैग छिपाया गया था, वहां से टिक टिक की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। टीम ने बैग खोला तो अंदर जटिल वायरिंग, बैकअप बैटरी और डबल ट्रिगर सिस्टम लगा था। इसका मतलब था कि अगर एक वायर काटने में गलती हुई तो दूसरा सर्किट धमाका कर सकता है। एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली, दस्ताने ठीक किए और काम शुरू किया। कंट्रोल रूम में बैठे अजीत डोभाल लगातार अपडेट ले रहे थे। कुछ सेकंड बाद संदेश आया, दिल्ली डिवाइस सुरक्षित रूप से निष्क्रिय। कमरे में बैठे अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन डोभाल ने सिर्फ इतना कहा, अभी 4 बाकी हैं। मुंबई में स्थिति और भी कठिन थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे व्यस्त स्टेशन को पूरी तरह खाली कराना आसान नहीं था। यात्रियों को दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भेजा गया, ट्रेनों को रोका गया और सुरक्षा घेरा बनाया गया। प्लेटफॉर्म के नीचे मिला बैग लोहे की संरचना के बीच फंसा हुआ था। रोबोट कैमरा भेजा गया तो पता चला कि उसमें प्रेशर सेंसर लगा है। अगर बैग हिला तो विस्फोट हो सकता था। टीम ने रोबोट से बाहरी हिस्सा स्थिर किया और विशेषज्ञ धीरे धीरे अंदर पहुंचे। आखिरी वायर काटते समय पूरे स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ क्षण बाद टाइमर बंद हो गया। मुंबई सुरक्षित थी। ये खबर मिलते ही कंट्रोल रूम में तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन डोभाल की नजर स्क्रीन पर ही टिकी रही। बेंगलुरु के मॉल में लोगों को बाहर निकालते समय अफरा तफरी मच गई थी। किसी को बताया नहीं गया था कि अंदर बम है, वरना भगदड़ में ही कहीं जाने जा सकती थी। लिफ्ट क्षेत्र के पास रखा बैग रिमोट ट्रिगर मोड पर था। इसका अर्थ ये था कि कोई तीसरा व्यक्ति दूर बैठकर भी धमाका कर सकता था। अजीत डोभाल ने तुरंत सभी संचार संकेत बाधित करने का आदेश दिया। जैमर लगाए गए, नेटवर्क सीमित किया गया और फिर टीम ने डिवाइस तक पहुंच बनाई। लंबे प्रयास के बाद बम निष्क्रिय कर दिया गया। उधर कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के पास मिला विस्फोटक ट्रैफिक लाइन के नीचे लगाया गया था। अगर वो फटा तो सिर्फ सड़क नहीं, पूरे क्षेत्र में भारी तबाही हो सकती थी। वहां भी टीम ने समय रहते डिवाइस निकालकर निष्क्रिय कर दिया। अब बचा था सिर्फ चेन्नई के मरीना बीच पर सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी थी। लोग धीरे धीरे टहलने आने लगे थे, लेकिन पुलिस ने पूरे हिस्से को घेर लिया। रेत के नीचे दबा बैग निकालना मुश्किल था, क्योंकि पता नहीं था कि दबाव हटते ही टाइमर सक्रिय हो जाए। टीम ने सावधानी से खुदाई शुरू की। कंट्रोल रूम में अजीत डोभाल शांत बैठे थे, लेकिन सब जानते थे कि यही अंतिम और सबसे तनावपूर्ण क्षण है। बैग बाहर निकाला गया। टाइमर पर बहुत कम समय बचा था। विशेषज्ञ ने कोड डाला, लेकिन पहली बार में अस्वीकार हो गया। दूसरी बार प्रयास किया गया। कुछ पल के लिए सभी सांस रोके खड़े रहे। फिर स्क्रीन बंद हो गई। डिवाइस निष्क्रिय था। 5 शहर सुरक्षित थे। एक साथ 5 जगहों पर मौत को रोका जा चुका था। दिल्ली वापस लाए गए आतंकवादियों से आगे पूछताछ हुई। उनके नेटवर्क, फंडिंग, संपर्क सूत्र और स्थानीय मददगारों की जानकारी निकाली गई। कई गिरफ्तारियां हुई, सीमाओं पर निगरानी और कड़ी की गई, नकली पहचान नेटवर्क तोड़े गए और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। मीडिया में खबर फैल चुकी थी कि एक बड़े हमले को टाला गया है। लोग जानना चाहते थे कि पर्दे के पीछे ये सब कैसे हुआ। लेकिन अक्सर ऐसे ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जिन लोगों ने खतरा रोका, उनके नाम कम सामने आते हैं और परिणाम ज्यादा दिखाई देता है। अजीत डोभाल ने पूरी टीम को बधाई दी, लेकिन श्रेय अकेले लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि हजारों सतर्क लोगों से बनती है। सीमा पर जवान, शहरों में पुलिस, खुफिया अधिकारी और वो लोग जो सही समय पर सही सूचना देते हैं। उस दिन भारत ने सिर्फ 5 बमों को निष्क्रिय नहीं किया था, बल्कि ये साबित किया था कि आतंक का सबसे बड़ा हथियार डर है।
और जब राष्ट्र सजग हो तो डर की उम्र बहुत छोटी होती है। शहर फिर से सामान्य हो गए, बाजार खुले, ट्रेनें चली, लोग अपने काम पर लौट गए। आम नागरिकों को शायद कभी पूरी कहानी पता ना चले, लेकिन उनकी सुरक्षित सुबह किसी की जागी हुई रात की वजह से थी। यही असली जीत थी। अगर आपको ऐसी सच्ची, रोमांचक और देशभक्ति से भरी कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है।